आज आप लोग का 26 टू 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। कल आपका 1 से 25 क्वेश्चन कराया गया था और ये पूरी तरह से सेक्शनल टेस्ट है। ये ज्योग्राफी का है और कल अधिकतर क्वेश्चन जो था वर्ल्ड ज्योग्राफी से था। आज हम इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी पठार के समान झुकाव और का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर बहती है। यहाँ पर देखते हैं जितनी भी प्रायद्वीपीय नदी है पठार के समान झुकाव का अनुसरण करते हुए पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा और तापी नदी संरचनात्मक भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय नदी पूर्ववर्ती सरिताएं हैं जिन्होंने दक्कन के उत्थान से पहले अपनी घाटियों को काट लिया था। अब यहाँ पे है केवल 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा मैप के थ्रू देखते हैं। चल आगे चलते हैं। यहाँ पे बात हो रही है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप में जो है जितनी भी नदी है हम देखते हैं सब जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात हो रहा है ये जो नर्मदा और तापी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। ये भी आती है प्रायद्वीपीय में लेकिन ये पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने के पीछे रीजन है जो ये रिफ्ट वैली से बहती है। जब हमारा जमीन का जो है भ्रंश हो जाता है, नीचे धंस जाता है और धंसने के कारण जो है एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो भारत की 3 ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो ये कि नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में गिरती है और दामोदर जो है आपको बंगाल की खाड़ी या सहायक जो कहा जाए हुगली का है। तो चलते हैं, आते हैं। जितना भी हम देख रहे हैं प्रायद्वीपीय की नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और इसका जो ढलान है वो क्या है तो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट ढलान होने के कारण जो है ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो है नदी का जो है, अब आते हैं, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी झुकाव का अनुसरण कर रहा है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी होने के कारण जो है ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के ये जो है आके अरब सागर में गिरती है। और हम देखते हैं नर्मदा और ताप्ती जो है ये दो नदी जो है ज्वार नदमुख जिसे कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है। अब आता है अरब सागर में और कौन कौन सी नदी गिरती है तो साबरमती भी गिरती है, लूनी भी गिरती है और इधर मांडवी भी गिरती है। जुआरी भी जो है नदी वो अरब सागर में गिरती है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां पूर्ववर्ती सरिताएं हैं। अब आता है यहाँ पे पूर्ववर्ती का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पूर्ववर्ती सरिताएं हैं जिन्होंने दक्कन के उत्थान से पहले अपनी घाटियों को काट लिया था। अब बात होता है हमारा जो है सिंधु हो, सतलज हो, ब्रह्मपुत्रा हो, ये सब क्या था, ये हिमालय के निर्माण होने से पहले ही एक नदी का निर्माण हो चुका था। अब हिमालय का निर्माण हुआ, और ये नदी पहले बह रही है। तो अब ये नदी क्या करिए, जो अपना रास्ता बना चुकी है तो ये पहाड़ को भी काट रही है। ये अपना मार्ग चेंज नहीं की, पहाड़ को ही काटते हुए गई। तो सिंधु हो, सतलज हो और ब्रह्मपुत्रा ये क्या की है, पहाड़ को काट कर। अब आता है कौन, तीनों में से कौन ऐसी नदी है जो हमारे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों को काट करके भारत में प्रवेश की है, तो वो है सतलज नदी। और ये कैसी नदी है तो पूर्ववर्ती नदी है। अब बात होता है प्रायद्वीपीय नदी, ये भी पूर्ववर्ती सरिता है। अब ये पूर्ववर्ती सरिताएं क्यों, क्योंकि ये जो है अपने पूर्व ढलान को मतलब अंत जो है पूरी तरह से प्राप्त कर चुका है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा तो तीनों कथन इसके सही हो जाएंगे। तो 1 2 3 तीनों कथन इसके सत्य हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नर्मदा यहाँ पे जा रही है, ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिर रही है, गोदावरी और जो है कृष्णा, कावेरी ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछ देता है यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जो दक्षिण भारत की जो है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण का अगर गंगा का बात करेगा तो दक्षिण गंगा हम कह देंगे किसको, गोदावरी को कह देंगे। लेकिन दक्षिण की गंगा कह देंगे तो दक्षिण की गंगा किसे कह देंगे तो कावेरी को कहेंगे। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा। अब दक्षिण गंगा क्यों, तो यहाँ पे दक्षिण गंगा इसलिए कहते हैं गोदावरी को क्योंकि ये लंबी है। जैसे हम देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरह का दक्षिण का सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी, इसलिए दक्षिण गंगा कहा गया। अब आता है कावेरी को हम क्यों कहते हैं दक्षिण की गंगा, क्योंकि जैसे गंगा में सालों भर पानी होती है उसी तरह का कावेरी भी जो अपने आप जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो सालों भर अपने पास पानी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के कारण पर विचार करें और वृहद समुद्र सतह जहां तापमान 27 सेंटीग्रेड से अधिक हो, कोरियोसिस बल का होना,
ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, पहले से मौजूद एक कमजोर निम्न दाब क्षेत्र है। अब बात होता है जो चक्रवात जो है उत्पत्ति होगी, मतलब साइक्लोन का क्रिएशन जो होगा उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो क्राइटेरिया क्या क्या होगा जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो 27 डिग्री टेम्परेचर, 27 डिग्री टेम्परेचर मस्ट होना चाहिए, 27 से ऊपर हो, नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे नहीं होगा, और नीचे होगा तो साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, चक्रवात नहीं बन पाएगा। अब तो ये टेम्परेचर हाई, हम जानते हैं हाई टेम्परेचर तो क्या होगा, प्रेशर जो होगा लो होगा। अब साइक्लोन की ये भी मस्ट होता है प्रेशर लो होना चाहिए, प्रेशर लो होगा तो प्रेशर लो कब होगा, जब टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, तो प्रेशर लो है तो साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर तो प्रेशर लो तो मिल गया इसे। अब आता है कोरियोसिस बल का, जिसे हम जो है फेराडे का नियम कहते हैं। तो कल हम पढ़ चुके थे, ये पृथ्वी है और यहाँ पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है इस तरह से डायरेक्शन जाती है और उत्तरी गोलार्ध में ये जो है हवा का डायरेक्शन को चेंज करता है। तो कोरियोसिस बल जो है पृथ्वी जो घूमता है इसमें हवा और धारा का जो है परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे हम जो देखे थे, ये जो सतह पे हवा चल रही है इसके मूवमेंट को ये घूर्णन का काम कर रहा है। अब आता है ऊर्ध्वाधर पवन जो है पवनों की गति में अंतर कम होना, जो ऊपर जो हवा उड़ती है इसमें जो है गति में अंतर कम होना, ये भी जो है मस्ट होना है। अब बात होता है ये साइक्लोन जो क्रिएशन होता है इसके पीछे रीजन क्या है, तो हवा जो गर्म होती है, हमारा समुद्र सतह जो है गर्म होता है, इसका क्या होता है ऊपर उठता है, 14 किलोमीटर ऊपर उठता है, ऊपर उठता है तो इससे एक लैटेंट हीट निकलती है। इस लैटेंट हीट से जो निकलती है, इससे जो एनर्जी से जो प्राप्त होता है वो हमारा साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है, साइक्लोन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हम देखें तीसरा भी कथन सत्य है। आते हैं पहले से मौजूद एक कमजोर निम्न दाब, बताए थे टेम्परेचर हाई होगा तो निम्न दाब होगा, और साइक्लोन के लिए क्या चाहिए, प्रेशर हमको लो चाहिए, तो प्रेशर लो का भी यहाँ पे वो बात हो रही है। तो यहाँ पे कथन क्या होगा, 1, 2, 3 और 4, चारों कथन सत्य होंगे। तो साइक्लोन के लिए 27 डिग्री टेम्परेचर हाई होना चाहिए, 27 से ऊपर होना चाहिए। फिर जो है कोरियोसिस बल, कोरियोसिस बल क्या करता है, हवा का डायरेक्शन को चेंज करता है, मूव करता है। कहते हैं पवनों की गति में अंतर कम होना, पवनों की जो स्पीड होता है उसके में कम होना। कहते हैं पहले से मौजूद एक कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र भी होना, तो लो प्रेशर का निर्माण भी होना, ये हमारा साइक्लोन के लिए मुख्य। अब आते हैं यहाँ पे ITCZ कल बता चुके थे, और कोरियोसिस बल के बारे में भी बता चुके थे। ITCZ क्या होता है, जो सूर्य जहां पे होती है उस अनुसार से ITCZ का खिसकाव होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है उस तरह से जो है ITCZ ऊपर की ओर खिसकता है। कोरियोसिस बल के बारे में बताए थे, जो हमारा जो है भूमध्य रेखा पे क्या होता है, कोरियोसिस बल 0 होता है, और सबसे ज्यादा विक्षेपण कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है पोल पे, पोल पे एक्सेस जो है विक्षेपण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखला को उनकी मूल पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। अनायमुडी, और फिर है दोदा बेटा, धूपगढ़ और गुरु शिखर। अनायमुडी जो कहा जाए तो अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी 2695। फिर आता है दोदा बेटा, दोदा बेटा जो है कहाँ पे है, ये है नीलगिरी पहाड़ी। ये जो नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन या नोट को हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। और यहाँ पे नीला रंग का फूल जो होता है जिसके चलते इसका नाम नीलगिरी पहाड़ी रखा गया। अब आता है धूपगढ़, धूपगढ़ किसका है, तो यह सतपुड़ा श्रेणी की है, सतपुड़ा श्रेणी की ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किसका है, तो गुरु शिखर जो है अरावली का, जो राजस्थान में है, और ये 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अब मैप में देखते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जो है धूपगढ़ जो क्या है, तो यहाँ पे एक सतपुड़ा श्रेणी है। अब सतपुड़ा श्रेणी के बारे में जान लीजिए। सतपुड़ा श्रेणी का अगर कह देगा पश्चिम में कौन सा पहाड़ी है, तो पश्चिम है राजपीपला पहाड़ी है, राजपीपला पहाड़ी है। फिर पूछ देगा जब बीच में जो है कौन सा सतपुड़ा श्रेणी का बीच में कौन है, तो सतपुड़ा श्रेणी का बीच में है महादेव पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी है। फिर पूछ देगा आपको पूरब में कौन सा पहाड़ी है सतपुड़ा का, तो यह है मेकाल पहाड़ी है। कौन सा है, मेकाल पहाड़ी है, ध्यान देना है यहाँ पे। तो यह है राजपीपला पश्चिम में, बीच में महादेव और इधर मेकाल। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, धूपगढ़ की 1350 है। अब यहाँ पे बात किए थे हम अरावली, अरावली जो है
ये क्या है, इस तरह का जो है हवा के समांतर है, जिसके चलते यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो पूछ देगा राजस्थान में बारिश ना होने के पीछे रीजन अरावली का। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर, और कहाँ पे स्थित है, माउंट आबू। और अभी प्रेजेंट में इसका नाम क्या हो गया, आबू राज हो गया। करंट में अभी इसका नाम चेंज हो गया है। इसकी हाइट कितनी है, 1722 है। अब आगे चलते हैं पश्चिमी घाट। देखिए पश्चिमी घाट जो है, इसकी जो लंबाई है टोटल 1600 किलोमीटर। कितना है, 1600 किलोमीटर। अब पूछेगा ये पश्चिमी घाट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। अब आता है इसका क्वेश्चन, जो पश्चिमी घाट को कौन सा अक्षांश जो है दो भागों में डिवाइड करती है। तो इसको जो डिवाइड करती है 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश जो है इसको बीचों बीच है दो भागों में बांटती है। इसकी अगर पूछ जाए इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो सह्याद्री है। 16 डिग्री अक्षांश है तो इसके ऊपर को हम उत्तरी सह्याद्री कहेंगे और नीचे को हम दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। लेकिन इसकी सर्वोच्च चोटी किस सह्याद्री में है, दक्षिणी में कि उत्तरी में, तो उत्तरी सह्याद्री में इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है कालसुबाई, जिसकी ऊंचाई है 1646। अब जो है 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आते हैं, पूछ देता है दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी कौन है, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी जस्ट बताए थे अन्नामलाई पे है, अन्नायमुडी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अन्नायमुडी है, जो अन्नामलाई पे है। अब आता है यहाँ पे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसका जो मिलन स्थल है यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर है। अब एक और आता है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है कन्याकुमारी में है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। एक और आ जाता है क्वेश्चन, जो महेंद्रगिरी और कहां पे है, तो महेंद्रगिरी आपका एक ओडिशा में भी है। ठीक है, ओडिशा में। पहले इसे सर्वोच्च चोटी माना जाता था पूर्वी घाट का, लेकिन अब इसे सर्वोच्च चोटी नहीं माना जाता है। अब आता है पूर्वी घाट के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी घाट की जो है लंबाई है 1705 है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी जो है ये अरमाकोंडा है। कौन है, अरमाकोंडा है, जो यह आंध्र प्रदेश में है और 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। महेंद्रगिरी थी पूर्वी घाट की, अब हो गई है अरमाकोंडा, जो आंध्र प्रदेश में है, और ये 1680। पश्चिमी घाट का पूछेगा तो पश्चिमी घाट का कहां पे है, तो कालसुबाई 1646 है। पूर्वी घाट का पूछेगा तो अरमाकोंडा है, जो 1680 है। अब ये एक और क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन सबसे ज्यादा कटा फटा है, तो सबसे ज्यादा जो है पूर्वी घाट कटा हुआ। कटा होने के रीजन क्या है, तो अधिकतर जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय की, वो सब जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और यहाँ पे क्या है, काटे हुए है। अब एक और क्वेश्चन, अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक ऊपर जाती है सोन, ठीक है, इधर एक नर्मदा चल जाती है, और एक इधर महानदी चल जाती है। महानदी पे कौन है, हीराकुंड डैम है। थोड़ा सा बातें ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये उत्तराखंड में पर्वत कौन कौन है, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी, ये सब उत्तराखंड का पर्वत है। पूछ देगा जब बंदरपूछ कहाँ पे है, कामेत कहाँ पे है, कभी कभी लोकेशन भी पूछा जाता है किस राज्य में ये कौन सा पर्वत है। तो ये ध्यान देना है, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत और नंदा देवी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पूछ देता भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो केटू है, जो है 8611 है। कितना है, 8611 है, जो काराकोरम रेंज में स्थित है। 8611 केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। अब पूछता भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है यहाँ पे स्थित है, और वो सिक्किम में है, वो है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। अब भारत की सर्वोच्च चोटी कह देगा तो केटू, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ये हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन, कंचनजंगा, 8598। अब आता है भारत का सबसे पूर्वोत्तर जो है पहाड़ी कौन है, सबसे पूर्वोत्तर। तो सबसे पूर्वोत्तर यह है, यहाँ पे है आपका नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे पूर्वोत्तम पहाड़ी नामचा बरवा। सबसे पश्चिमतम कह देगा तो नंगा पर्वत। याद रखना है, सबसे पश्चिमतम कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है। वही हम देखते हैं काराकोरम का सर्वोच्च चोटी पूछ देगा कौन है, तो राकापोसी, ये याद रखना है। तो जो है पश्चिमतम नंगा पर्वत, पूर्वोत्तर जो है नामचा बरवा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए प्रमुख बांध और उन नदियों को जो है साथ समूहित करे। यहाँ पे जस्ट है, अभी है पढ़े हैं पीछे, हीराकुंड। हीराकुंड किस नदी पे बना हुआ है, तो हीराकुंड है महानदी पे।
अभी महानदी के बारे में बताए थे, महानदी का उद्गम अमरकंटक से है, ठीक है। और ये महानदी कहाँ बहती है, तो महानदी ओडिशा में बहती है। ओडिशा का इसको शोक भी कहा जाता है, और एक और नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, वैतरणी। महानदी और वैतरणी दोनों को ओडिशा का शोक कहा जाता है। अब आता है हीराकुंड डैम, जो ये किसका है, तो ये मिट्टी का बना हुआ है, कंक्रीट का नहीं, मिट्टी का बना हुआ है, और सबसे भारत का सबसे लंबा डैम है। अब आती है टिहरी। ये टिहरी डैम किस पे है, तो टिहरी जो है भागीरथी पे, टिहरी भागीरथी पे है। नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर कहाँ पे है, तो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पे। भाखड़ा नांगर किस पे है, तो भाखड़ा नांगर सतलुज नदी पे है। किस पे है, सतलुज नदी पे। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जो है डैम के बारे में देख लेते हैं। सब यहाँ पे डैम आपका दिया हुआ है, देखिए ये सगार जो है, सगार डैम और बगलिहार, देखिए सगार और बगलिहार ये किस नदी पे है, यहाँ पे जो है चेनाब पे बना हुआ है। चलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सब देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हीराकुंड जो है अभी बात हुआ था, किस पे था, महानदी पे था। फिर जो है इंदिरा सागर, यहाँ पे देखिए इंदिरा सागर किस पे है, तो नर्मदा नदी पे है। ये जो है गुजरात में जो है तापी पे कौन सा है, तो उकाई डैम है। कौन सा है, उकाई डैम है। फिर अब आते हैं राणा प्रताप और गांधी सागर। राणा प्रताप और गांधी सागर दोनों पूछ देगा, तो दोनों है चेनाब पे। राणा प्रताप और गांधी सागर दोनों चेनाब पे है। चलिए अब आते हैं नरोरा, अगर पूछ देगा नरोरा कहाँ पे है, तो गंगा पे है। एक और क्वेश्चन आता है यूपी का, सोन नदी पे कौन सा है, सोन नदी पे कौन सा डैम है, तो सोन नदी पे है रिहंद। रिहंद डैम किस पे है, सोन नदी पे। रिहंद डैम किस पे है, सोन नदी पे है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका सारा अथी दिया हुआ है, देखिएगा बगलिहार किस पे है, चेनाब पे। सगार किस पे है, चेनाब पे। चमेरा किस पे है, रावी पे। रंजीत सागर रावी पे है। भाखड़ा नंगर सतलज पे है। टिहरी किस पे है, तो गंगा या भागीरथी कहते हैं उसको। रामगंगा पे है। नरोरा जो है आपको गंगा पे है। बिशकपुर जो है बनास पे है। राणा प्रताप जो है चेन्नई जो है चंबल पे। गांधी सागर चंबल पे। यहाँ पे देखिए राणा प्रताप और गांधी सागर दोनों चंबल पे। चंबल से जो है कहाँ पे आती कहा जाता है, इसका उद्गम कहाँ से है, चंबल का उद्गम तो मालवा के पठार के, मालवा के पठार से चंबल नदी का उद्गम है। तो एक और देखिए यहाँ पे चंबल नदी का राणा प्रताप, गांधी सागर और कोटा बैराज जो है, राणा प्रताप, गांधी सागर और कोटा बैराज। पीछे में स्लाइड में हम बोले थे चेनाब बोले थे, वो ध्यान देना है, वो चंबल। आगे चलते हैं रिहंद। रिहंद बताए थे, रिहंद किस पे है, तो सोन पे। रिहंद किस पे है, तो सोन पे। और कहाँ पे है, ये यूपी में। कहाँ पे, यूपी में है। चलिए अब आते हैं तिगैया। तिगैया बांध के बारे में बहुत बार पूछा हुआ है। तिगैया और कोनार के बारे में, तो कोनार जो है कोनार पे ही है, और तिगैया देखिएगा बराकर, ये कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में है। मैथन बांध, इसके बारे में ही पूछा हुआ है। मैथन बांध कहाँ पे है, ये है बराकर, और ये भी झारखंड में जाता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में मानसून विच्छेद का प्राथमिक कारण क्या है। अब सबसे पहले समझना है मानसून विच्छेद होता क्या है। जब जून जुलाई अगस्त या जुलाई अगस्त के मंथ में हमारा जो है बारिश रुक जाता है, या कुछ हफ्तों तक या कुछ दिन तक जो है बारिश ना होता है, हल्का फुल्का या ना के बराबर होता है, उसे हम मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक है। अब इसका मानसून विच्छेद होने के पीछे रीजन क्या है, मतलब एक बारिश का सीजन है और बारिश ना होना, हफ्ता भर बारिश ना होना, इसके पीछे जो रीजन होता है उसको जानना है, और इसी को हम कहते हैं मानसून विच्छेद। यहाँ पे दे रहा है हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान में अचानक गिरावट। हिंद महासागर में क्या हुआ, टेम्परेचर का गिरावट होने के चलते बारिश नहीं हुई। फिर दे रहा है मानसून द्रोणी का उत्तर में हिमालय के पाद प्रदेश की ओर खिसकना। यहाँ पे दे रहा है ये जो हमारा जो हिमालय जो है, यहाँ पे हिमालय का जो पर्वत है, यहाँ पर जो दे रहा है जो मानसून विंड जो है क्या हुआ, यहाँ पर खिसक गया, जिसके चलते जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ, मानसून विच्छेद का निर्माण हो गया। फिर दे रहा है तीसरा, दे रहा है गंगा के मैदान के ऊपर पश्चिमी जेट स्ट्रीम का अचानक तीव्र होना। गंगा के ऊपर जो है जेट स्ट्रीम का निर्माण होगा। हम तो ये समझते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ जो जेट स्ट्रीम जो होता है क्या होता है, ठंडा के रीजन में होता है, तो ये ना के बराबर है। आते मध्य भारत में आपतित सौर विकिरण का रोकने वाला भारी वायु प्रदूषण, ये एकदम गलत है, वायु प्रदूषण का कोई गति नहीं है। तो चलिए अब आते हैं मानसून विच्छेद का जो है प्राथमिक रीजन पे देखते हैं। तो प्राथमिक रीजन क्या है, जब मानसून जो है हम देखते हैं जुलाई अगस्त में रुकता है, हफ्तों भर या कुछ दिन तक बारिश ना होने के पीछे रीजन है, जो मानसून विंड जो होती है वो खिसक के आ जाती है कहाँ पे, हिमालय के पाद प्रदेश में आ जाती है। और क्यों आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर होने के चलते क्या होती है, बारिश यहीं पर होने लगती है और यहाँ पे होने लगती है, जिसके चलते ये जो क्षेत्र जो है ये बन जाती है मानसून विच्छेद बन जाती है। क्या बन जाती है, मानसून विच्छेद बन जाती है, मतलब कुछ हफ्तों तक बारिश नहीं हो पाती है।
अब आते हैं मानसून प्रकोष्ठ किसे कहते हैं? तो मानसून प्रकोष्ठ उसे कहते हैं जो जून के महीने में मूसलाधार और गरज के साथ जो बारिश होती है उसे मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। अब बात होता है आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो आम्र वर्षा जो है केरल और कर्नाटक में आम के फलों को पकाने के जो होता है उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। अब आता है ये चेरी ब्लॉसम, ये जो है आपको जो कहते हैं कॉफी, वो कहाँ पर होती है? तो ये कर्नाटक में होती है बारिश। चलिए आते हैं, ये क्वेश्चन का पूरा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपका दे रहा है जून के मंथ में जो है एंट्री करता है, ये 5 जून से एंट्री स्टार्ट हो जाता है और लास्ट इसका जो है अक्टूबर में, इसका रिटर्निंग जो है अक्टूबर में होता है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे दे रहा है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये जो हमारा गंगा जो है उत्पत्ति होती है संतोपत हिमानी से निकलती है और ये जो है अलकनंदा के जो है रूप में जो है निकलती है। अब जैसे जैसे इसमें जो है मिलती जाती है नदी, उस तरह से इसका नाम होता है। तो अलकनंदा, इसमें जब धौली गंगा मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो विष्णुप्रयाग। धौली गंगा मिल गई तो इसका नाम हो गया विष्णुप्रयाग हो गया। जैसे अब आगे बढ़ता है तो इसमें जो है नंदाकिनी मिलती है, तो यहाँ पे नंदाकिनी मिलती है तो इसका नाम हो जाता है नंदप्रयाग। क्या हो जाता है? नंदप्रयाग। फिर जैसे ये आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी मिलती है। कौन सा? पिंडार नदी मिलती है तो इसका नाम हो जाता है कर्णप्रयाग। क्या हो जाता है? कर्णप्रयाग हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ पर दे रहा है कर्णप्रयाग हो गया। अब इधर से एक आती है मंदाकिनी। क्या होती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जैसे मिलती है तो इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हो जाता है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ी और यहाँ से एक जो है भागीरथी नदी जो है इस अलकनंदा मिलती है और यहीं पे इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग हो जाता है। अब ये नदी जो है मैदानी भाग में जब भारत में प्रवेश करती है तो उस जगह को कहते हैं हरिद्वार और यहीं पे इसका नाम हो जाता है गंगा। तो गंगा से पहले हम देखते हैं धौली गंगा जो मिलती है अलकनंदा में, जब धौली गंगा मिलती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? विष्णुप्रयाग। यहाँ पे इसका नाम विष्णुप्रयाग है। ठीक है, फिर आते हैं आगे जो बढ़ता है ये अलकनंदा और इसमें जो मिलती है कौन? नंदाकिनी, और इस नंदाकिनी मिलने के चलते इसका नाम हो जाता है नंदप्रयाग। ये है नंदप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसमें पिंडार नदी, कौन सा नदी? पिंडार जो है पिंडार नदी मिलती है, इसका नाम हो जाता है कर्णप्रयाग। यहाँ पे कर्णप्रयाग। फिर आगे चलते हैं, इधर से आती है मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी नदी मिलती है तो यहाँ पे हो जाता है इसका नाम रुद्रप्रयाग। और जब आगे बढ़ती है तो ये इधर से भागीरथी नदी आके मिलती है और इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। तो अब आता है इसका नाम, यहाँ पे अलकनंदा ही क्यों रहा? इसका नाम मंदाकिनी क्यों नहीं रह गया? जो है पिंडार क्यों नहीं हुआ? इस पे जो है अध्ययन करते हैं। तो अब आता है जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी नामांकन उसी का होगा। तो गहराई के अनुसार ही नामांकन होता है। तो यहाँ पे है, अब मैच कर लेना है। देवप्रयाग का क्या हो जाएगा? तो देवप्रयाग का हो जाएगा यहाँ पे मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ पे अब रुद्रप्रयाग का हो जाएगा, नहीं देवप्रयाग का यहाँ पे भागीरथी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग का मंदाकिनी हो जाएगा, कर्णप्रयाग का पिंडार हो जाएगा और विष्णुप्रयाग का धौली गंगा हो जाएगा। ये आपका देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है। संतोपत हिमानी से जो है बद्रीनाथ क्षेत्र से इसका उद्गम हो रहा है। आगे बढ़ता है तो यहाँ पे धौली गंगा इसमें मिल रही है तो इसका नाम क्या हो गया? विष्णुप्रयाग, जहाँ पे ये जोशीमठ है। फिर जैसे आगे बढ़ती है अलकनंदा तो यहाँ पे एक मंदाकिनी नदी मिलती है तो इसका नाम हो गया नंदप्रयाग। फिर आगे बढ़ती है तो पिंडर नदी इसमें मिलती है तो इसका नाम हो गया कर्णप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी नदी इसमें मिलती है तो इसका नाम हो जाता है रुद्रप्रयाग। क्या हो गया? इसका नाम रुद्रप्रयाग। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसका नाम यहाँ पे देखिएगा ये देवप्रयाग। ठीक है, और देवप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? तो यहाँ पे भागीरथी नदी जो मिलती है तो इसका नाम देवप्रयाग हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए, निम्न में कौन सा पर्वतीय दर्रा अपने प्रशासनिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ गगन सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं नाथुला है, ठीक है, सिपकिला है, फिर आते हैं रिपुरेख है और जेलपगा है। तो कौन सा दर्रा इसमें कह रहा है जो गगन सम्मिलित किया गया है? तो नाथुला जो है कहा जाए तो सिक्किम सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, रिपुरेख उत्तराखंड सही है और ये जेलपगा जो है अरुणाचल प्रदेश ना होके ये क्या होगा? ये जो है सिक्किम। कहाँ पे होगा? सिक्किम में है। चलिए अब थोड़ा सा दर्रा के बारे में देखिए। देखिए नाथुला दर्रा
और जगपगा दर्रा, ये दोनों दर्रा जो है सिक्किम में है। और एक और दर्रा है जिसका नाम है डोंगकिया, नाथुला, जगपगा और डोंगकिया, ये तीनों दर्रा जो है सिक्किम है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, सिक्किम में किस दर्रे से भारत जो है तिब्बत से या लहासा से अपना व्यापार करता है? वो कौन है? जगपगा दर्रा से जो है वो अपना व्यापार करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है। तो माना, नीति और रिपु। माना, नीति और रिपु। माना, नीति और रिपु कहां पे है? तो उत्तराखंड में है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा अगर पूछ देगा कहां पे है, ये है लद्दाख में। जोजिला दर्रा कहां है? लद्दाख में। जोजिला के बाद कौन है? चांगला, खारदुंगला, थांगला और बारागाचा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है जोजिला और बारागाचा के बारे में बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ पे स्थित है? खारदुंगला और चांगला, ये भी कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। तो अब आता है भारत का पूछेगा, भारत में कौन ऐसा दर्रा है जिससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और किस राज्य में स्थित है? तो सतलज नदी जो भारत में जो प्रवेश करती है वो यहाँ पे देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में है। वो दर्रा का नाम है, कौन है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से जो है भारत में जो है सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आते हैं जम्मू कश्मीर कौन कौन है? तो बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, ये सब जम्मू कश्मीर में है। अब आते हैं दक्षिण भारत का, अगर पूछता है दक्षिण भारत में कौन कौन सा दर्रा है? तो थारघाट और भोरघाट, जो मुंबई से पुणे जो जोड़ती है वो भोरघाट है। फिर आगे चलते हैं केरल में। केरल में जो है दो दर्रा है, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा जो है वो केरल में, दक्षिण भारत का कह देगा तो पालघाट और सेनकोट्टा है। चलिए अब आते हैं पूर्वोत्तर पे आते हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? तो देखिए यहाँ पे बोमडिला, यांगयाप और रिखापानी और दीफू, ये जो चार दर्रा देख रहे हैं वो चारों दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप, बोमडिला, रिखापानी और दीफू, ये चारों दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में कौन है? तो पांगसाओ, जिसको कहते हैं, ये नागालैंड में स्थित है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो मणिपुर में है तुजू दर्रा। अब हम पढ़े थे म्यांमार से भारत में जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होती है? तो है मणिपुर में वो तुजू दर्रा से, मणिपुर में तुजू दर्रा से होती है। तो ये टोटल आपका जो है दर्रा से संबंधित था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृदा निर्माण प्रक्रिया में उनके विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। वो कल जो है मृदा निर्माण का पढ़े थे, ऊपर वाला जो होता था होरिजोन जिसको कहते हैं, उसके बाद ए बी सी और सबसे लास्ट जो होता है बेडरॉक होता है। अब उसी से संबंधित है अपवहन, जिसको हम कहते हैं इरोजन। अपवहन मतलब इरोजन, जिसमें निच्छादन हो, मिट्टी का कटाव हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं निचले संस्तर में निच्छादित खनिजों का संचय। तो अगर इरोजन होगा तो संचय नहीं होगा, ये गलत है। अंततः है संचय, ठीक है। कैल्सीकरण, फिर आते हैं गगनीकरण, आते हैं यहाँ पे अपवहन हो रहा है या निच्छादन हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ऊपरी मृदा से घुलनशील पदार्थ का निष्कासन। तो सीधा समझ सकते हैं इरोजन होगा तो क्या होगा? निष्कासन होगा, हमारा कार्बनिक पदार्थ का, ऑर्गेनिक मैटर का निष्कासन होगा। आते हैं संचय, संचयन है, अंतवहन है, डिकम्पोज हो रहा है, जमा हो रहा है, तो ये होगा निचले संस्तर में निच्छादित खनिज का, कार्बनिक जो है मैटर जो है, ऑर्गेनिक जो है वो क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। तो अंतवहन में संचयन, यहाँ पे निच्छादित खनिज का संचय हो रहा है। आते हैं कैल्सीकरण क्या है? तो कैल्सीकरण जो है कैल्शियम कार्बोनेट से मृदा का संवर्धन, जो कैल्शियम CO3 का जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? संवर्धन हो रहा है। अब आते हैं गैलीयकरण क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो आप ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, लेकिन ये गैलीयकरण क्या है? तो कह रहा है जो खराब जल जो होता है लौह ऑक्साइड का क्षारण जब करने लगता है उसे कहते हैं गैलीयकरण कहते हैं, ठीक है, उसे गैलीयकरण कहते हैं। तो यही जो है आपका खराब जल, मतलब जल भरा होगा तो लौह यौगिक का क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बातें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन श्रेणी और उनके सूचक जो है वितान प्रजाति के सही सम्मिलित करें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन में कौन सा पेड़ मिलता है? यहाँ पे आपको याद रखना होगा कौन जंगल है और किस जंगल में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, फिर उस जंगल में जो है कितना सेंटीमीटर बारिश होती है और वो जंगल जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसका ध्यान रखना होगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महुआ दे रहा है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन रोजवुड दे रहा है, पर्वतीय वन में जो है बबूल दे रहा है और मैंग्रोव वन में जो है केसु आरिनार दे रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सही सम्मिलित है,
मतलब इसमें से कोई एक ही सही सम्मिलित होगा। तो अब एक कौन सम्मिलित है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महुआ ये गलत है, पर्णपाती रोजवुड ये भी गलत है, पर्वतीय वन ये जो है आपका मरुस्थलीय होता है, बबूल बबूल खैर ये सब मरुस्थलीय है, तो ये भी गलत है। आते मैंग्रोव वन केसुआरियाना, हम जानते हैं मैंग्रोव में सुंदरी वृक्ष, रोजवुड और केसुआरिना ये तीन वृक्ष जो होती है मैंग्रोव में जो है पाया जाता है। केसुआरिना, फिर जो है सुंदरी वृक्ष होता है, और रोजवुड, ये तीन जो वृक्ष जो होता है आपको पाया जाता है मैंग्रोव में। तो इसका कौन कथन होगा, तो मैंग्रोव वन केसुआरियाना सही होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका क्षेत्र दे रहा है, पूछ देता है सदाबहार वन कहाँ होगा, जहां बारिश होगी वहां पे वहां सदाबहार वन। तो हम देखते हैं ये जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे, और पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पे होता है सदाबहार वन। कौन सा वन होता है, सदाबहार। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये जो है डायग्राम है सदाबहार वन है। अब आते हैं पर्वतीय कहाँ होगा, तो ये जो देख रहे हैं आपका जो है, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये होगा जो है पर्वतीय वगैरह दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर ये वगैरह हो गया, फिर ये सिक्किम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश का ये सब पर्वतीय वगैरह होगा। ये देखिए कौन होगा, राजस्थान मरुस्थलीय हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क वन का ये क्षेत्र हो जा रहा है। और पर्णपाती वन कहाँ, तो बिहार का जो क्षेत्र है वो पर्णपाती क्षेत्र बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक तैयार हो सकता है बिहार को लेके, अभी एग्जाम को लेके, तो बिहार में कौन सा वन, तो बिहार में पर्णपाती, कौन सा, पर्णपाती। वही पूछ देगा जो है तटीय, पश्चिम तटीय जो है कौन सा वन, तो सदाबहार। वही कह देगा पूर्वोत्तर में जो है आपको मणिपुर जो है असम वो कौन सा है, वो भी सदाबहार हो जाएगा। फिर अगर पूछ देगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो वो पर्वतीय हो जाएगा। फिर पूछेगा ये राजस्थान तो ये है मरुस्थलीय हो जाएगा। अब बिहार, अब यहाँ पे पूछेगा मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क, कैसा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्वेश्चन अथी है, चलिए यहाँ पे जो है देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए जो है सदाबहार वन में जो पेड़ मिलता है वो है सिंकोना, रबर, मोहगनी, आबनूस, एबोनी, नारियल, आयरवुड और जारोल, ये सब जो होता है सदाबहार वन में। अब आता है इसमें पूछेगा बारिश कितना होता है, तो 200 सेंटीमीटर बारिश सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी। हम जानते हैं जितना भी तटीय क्षेत्र वहां पे बारिश ज्यादा, यहाँ भी कीपाकार होने के चलते हम जानते हैं भारत की सबसे ज्यादा बारिश यही होती है। तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगा तो कहाँ पे, पश्चिमी घाट, शिलोंग, पट्टा, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगा। तो बारिश ज्यादा होगा। अब पेड़ कौन कौन, सबसे इंपॉर्टेंट पेड़, तो सिंकोना का, रबर का, मोहगनी का, आबनूस का, बांस का, बेत, एबोनी, नारियल और आयरनवुड और जारोल, ये सब पेड़ आता है। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, हम जानते हैं बिहार में कैसा है, पर्णपाती वन है, ठीक है। अब इसमें क्या, इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मानसूनी वन। और यहाँ पे जो है पर्णपाती में क्या होगा, 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब ये कौन सा क्षेत्र होगा, तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग होगा, और जो है शिवालिक के सहारे भाबर और तराई प्रदेश, हमारा जो है बिहार जो होता है भाबर और तराई प्रदेश में आ जाता है। यहाँ पे हम जानते हैं बिहार में कौन होता है, तो साल, शीशम, चंदन, आम, सागवान, सखुआ, महुआ, त्रिफगा और बांस, ठीक है। महुआ भी पेड़ मिलेगा, त्रिफगा भी मिलेगा, बांस भी मिलेगा, साल, शीशम, सागवान और चंदन, आम यहाँ पे पाया जाता है, पर्णपाती वन में पाया जाता है। आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जो ये कहा जाता है मालवा का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और यहाँ पे वर्षा जो होती है कम होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 होती है। इसमें कौन सा पेड़, तो शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, आम, शीशम, बबूल, कीकर और चंदन, आम, ये पेड़ पाया जाता है। अब आता है राजस्थान का जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र में कौन सा होगा, तो जितना भी कटिगा होगा वो राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाएगा। तो इसमें होगा बबूल, खजरी, नागफनी, कैक्टस, खजूर और खैर, ठीक है। बबूल, खजरी, नागफनी, कैक्टस, खजूर और खैर, ये सब होता है मरुस्थलीय क्षेत्र का। आते हैं डेल्टाई का, डेल्टाई या ज्वारीय वन जिसको कहते हैं, जिसको हम मैंग्रोव वन कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे इसमें कौन, 3 पेड़ पाया जाता है। मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव वन जिसको कहते हैं, तो रोजवुड का, सुंदरी वृक्ष का और केसुआरिना का,
ये 3 वृक्ष जो होगा मैंग्रोव में पाया जाता है। अब आता है पर्वतीय क्षेत्र में, जो है पर्वतीय क्षेत्र में जो है पाया जाता है, उस वहां पे उसको भी 3 बांटा गया है। तो देखिए जब इसकी हाइट के अनुसार जो है बांटा गया है। अब यहाँ पे हाइट दे रहा है, देखिए 1000 से 2000, 1000 से 2000, तो इसको कहा गया शीतोष्ण। क्या कहा गया है? शीतोष्ण कहा गया। शीतोष्ण जो है जिसकी हाइट कम है। अब शीतोष्ण में कौन कौन सा पेड़ मिलेगा? तो ओक और चेस्टनट का। शीतोष्ण में मिलेगा ओक और चेस्टनट का। फिर आते हैं इसकी हाइट जब ऊपर उठती है, ठीक है, थोड़ी सा हाइट ऊपर उठती है, 2000 से 3000 होती है, तो उसको हम कहते हैं आर्द्र शीतोष्ण। और उसमें किसका मिलता है? तो ओक, चीड़, सिल्वर और स्प्रूस का। फिर आगे चलते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, इसमें हमको अल्पाइन वनों में चीड़, जूनिफर और देवदार का। तो जो है पर्वत में सबसे ऊंची जाएगी तो वहां पे हमको देवदार का, जूनिफर का, ये सब पेड़ मिलता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नामों को विश्व के अनेक संबंधित क्षेत्र के साथ सम्मिलित करें। अब हमारा जो स्थानांतरित, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिल्पा जो होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो कहाँ होती है? तो मिल्पा जो होती है मध्य अमेरिका और मेक्सिको में, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में। अगर गदांग पूछ देगा, गदांग कहाँ होता है? तो गदांग होता है मलेशिया और इंडोनेशिया में। मलेशिया और इंडोनेशिया में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है उसको गदांग कहते हैं। अब आता है रोका कहाँ होता है? तो रोका होता है ब्राजील में। और चेना कहाँ होता है? तो चेना होता है श्रीलंका में। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को श्रीलंका में चेना कहा जाता है, रोका को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या कहा जाता है? तो वहां पे ब्राजील में जो है रोका कहा जाता है। गदांग कहाँ कहा जाता है? तो मलेशिया इंडोनेशिया में। और मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका और मेक्सिको में। तो इसको देख लेते हैं मैप के थ्रू। तो देखिए मध्य अमेरिका और मेक्सिको यहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं मिल्पा। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहते हैं। यही अगर वेनेजुएला में होता है तो उसको कहते हैं कोन्युको कहते हैं। वेनेजुएला में इसको कोन्युको कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम रोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका कहते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर में जो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो तवई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तवई कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अभी जस्ट बताए थे श्रीलंका में जो होता है उसको क्या कहते हैं? चेना। स्थानांतरित कृषि का नाम चेना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं गदांग, मलेशिया इंडोनेशिया में इसको क्या कहा गया? गदांग कहा गया। फिर आगे चलते हैं थाईलैंड में इसको तमरई कहा गया। वियतनाम में क्या कहा गया? उसको रे कहा गया। और म्यांमार में जो है म्यांमार में उसको तुंगिया कहा गया। और जो है भारत में पूर्वोत्तर का जो होता है उसे झूम कहते हैं। भारत में पूर्वोत्तर में उसे झूम कहते हैं। अब भारत में भी है जो है, भारत में पूर्वोत्तर तो झूम कहें, मध्य प्रदेश में उसको क्या कहें? तो दहिया जो होता है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि जो होता है उसको दहिया कहते हैं। अगर वही पूछ देगा झारखंड में क्या कहते हैं तो उसको कारवा का जो है पूर्वा कहते हैं। फिर पूछ देगा मणिपुर में क्या कहते हैं? मणिपुर में जो है उसको पोंगो कहते हैं। मणिपुर में उसे पोंगो कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है सभी जगह का स्थानांतरित कृषि का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं झूम जो हो गया क्या? पूर्वोत्तर भारत, असम, मिजोरम का कहा गया। दहिया जो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। पोंड्रू और डावी, देखिए एक पोंड्रू दिया हुआ है तो पोंड्रू के साथ डावी भी याद करना है। डावी और पोंड्रू है आंध्र प्रदेश और ओडिशा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है पोंड्रू और डावी। कुर्ज है, कुरुवा कहाँ का है? तो झारखंड का। पोंगो कहाँ का है? मणिपुर का। कुमारी कहाँ होगा? तो कुमारी होगा पश्चिमी घाट का। अब पूछे वगाड़ी कहाँ का? तो वगाड़ी है राजस्थान का। वगाड़ी कहाँ का है? राजस्थान का। तो ये पूरा आपका स्थानांतरित कृषि को लेके विश्व का और भारत का पूरी तरह से था। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है तांबे और कोबाल्ट। तांबे और कोबाल्ट के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध कटंगा का पठार। कटंगा का पठार किस देश में स्थित है? तो कटंगा का पठार अब जानना है, पूरे विश्व के सब पठार के बारे में जानना है और भारत के भी सब पठार के बारे में जानना है। तो पहले हम विश्व के पठार को देखते हैं। और ये कटंगा पठार कहाँ पर स्थित है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और कनाडा। इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। अब देखते हैं थोड़ा इसको मैप के साथ कहाँ पे है ये और कहाँ कौन कौन सा पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो देखिए कटंगा का पठार यहाँ पे है और कहाँ पे है? लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको कहते हैं, कटंगा पठार वहीं पे है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है टंगानिका का पठार कहाँ पे है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। पूछ जाता है साउथ अमेरिका में कौन कौन सा पठार है? तो साउथ अमेरिका में देखिए है बोरेमा है,
ये बोगेविया है और मोंटे ग्रासो का पठार, ठीक है, बोगेविया, मोंटे ग्रासो और पेंटागोनिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटागोनिया, बहुत बार पूछा गया। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। मोंटे ग्रासो, बोगेविया और बारबोरेमा, ये सब पठार जो है साउथ अमेरिका में है। ठीक, अब आता है और पूछा आता है यूकान का पठार कहाँ पे है, हॉर्न का पठार कहाँ है, कोलंबिया का पठार कहाँ है, ओजार का पठार कहाँ है, कोलोराडो का पठार कहाँ पे है, मैक्सिकन पठार कहाँ है, कम्बरलैंड का पठार कहाँ है, पीडमोंट का पठार कहाँ है और गोरेंसिया का पठार। ये सब जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में। याद रखना है, हॉर्न का पठार पूछा हुआ है, हॉर्न पठार कहाँ पे स्थित है? हॉर्न पठार नॉर्थ अमेरिका। यूकान का पठार, कोलंबिया का पठार, ओजार का पठार, ये सब हमारा कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका में है। चलिए अब आते हैं, ये जो है पामीर का पठार, ये पढ़े होंगे पामीर पठार। फिर आते हैं तकला मकान, ये कहाँ पे है? मंगोलिया, चीन के ऊपर मंगोलिया है, उसमें है तकला मकान है। फिर आते हैं तिब्बत का पठार है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे? अपने भारत में। दक्कन का पठार भारत में है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आते हैं नदी अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा गलत सुमेय है? अब आता है नदी का। देखिए एक पहाड़ है, इससे नदी निकलती है चारों तरफ, जैसे हमारा अमरकंटक का पहाड़ तीनों निकल रही है। फिर आता है नदी आगे बढ़ रहा है, इस जो है आगे बढ़ती गई, इससे जो है नदी ऐसे बढ़ती गई, फिर ऐसे बढ़ती गई, ये भी नदी का एक प्रतिरूप है, ठीक है, ये हो गया। तो नदी का प्रतिरूप दिया है, जो पहाड़ है इससे पूरी तरह से चारों तरफ निकल रही है, कहीं पे एक नदी जो है सब तरफ से नदी आके जो है इसमें जो मिल रही है, उस तरह का भी होता है। तो यहाँ पे नदी दिया हुआ है, देखिए धूमाकृतिक प्रतिरूप है। देखिए धूमाकृतिक प्रतिरूप जो है उस नदी को कहते हैं जो वृक्ष की शाखाओं जैसा होता है, मतलब ये नदी ऐसी चल रही है और वृक्ष की शाखाओं की तरह इस तरह से इससे हो रही है, इसे हम धूमाकृतिक कहते हैं। रेडियज है डेंड्राइटिक कहते हैं, इंग्लिश में इसको डेंड्राइटिक कहते हैं, ठीक है। आते हैं अरीय प्रतिरूप, केंद्रीय शिखर से बाहर की ओर, केंद्रीय शिखर है इससे बाहर की ओर निकलने वाली नदी को कहते हैं हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं, जिसको रेडियल कहते हैं। फिर आते हैं जागनुमा ट्रेविस प्रतिरूप, मुख्य नदियों के समांतर सहायक नदी के समकोण पर मिलती है। अब ये मुख्य नदी है और इससे एक नदी निकल रही है, फिर इससे नदी निकल रही है, फिर इससे एक नदी निकल रही है, फिर इससे एक नदी निकल रही है, इसको कहा जाता है, ये जो है जागनुमा या ट्रेविस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए नदी का तीन, डेंड्राइटिक, रेडियल और ट्रेविस। डेंड्राइटिक उसे कहें जो वृक्ष की शाखाओं की तरह हो, जो है अरीय रेडियल उसे कहें जो शिखर से बाहर निकलता है, और जागनुमा या ट्रेविस प्रतिरूप उसे कहते हैं जो समांतर और सहायक नदी में मिलती है। अब चौथा देखिएगा, अभी केंद्रीय प्रतिरूप सरिताएं बाहर की ओर विभिन्न पृथक महासागरों अपसरित होती है, बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर, इसका उत्तर होगा अंदर की ओर, ठीक है। तो ये अंदर की ओर होता तो ये सही होता, लेकिन ये डी गलत हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए डेंड्राइटिक जो होगा ये नदी का रूप ऐसा बनेगा, ट्रेविस जो होगा तो ये नदी जो है क्या होगा, सहायक है, सहायक में भी मिल रही है, इसको कहते हैं ट्रेविस कहते हैं। रेडियल जो होता है एक शिखर है उस पर जो है क्या हो रहा है, सब उसे निकल रही है, तो उसे रेडियल यहाँ पे कहें। तो ये ही आपका जो है पैटर्न है। तो अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस समुद्री जल मरुमध्य से होकर गुजरती है? हमारा IST जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है, यहाँ आप देखेंगे ये कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर दिया मलक्का जल मरुमध्य से, बेरिंग से, हॉर्मुज से, सुंडा से, प्रयास नहीं किया गया, ये कहाँ से गुजरती है। तो इसको मैप से थ्रू देखते हैं, और ये गुजरती है कहाँ से, तो बेरिंग से गुजरती है। तो अब आते हैं थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा ये पृथ्वी पर 180 देशांतर रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को। अब देखिए ये जो गुजरती है ये जो है क्या है, जिगजैग में, हम जितना भी देशांतर देखते हैं वो क्या होता है, पैरेलल गुजरती है, ठीक है, सब इस तरह से पैरेलल गुजरती है। लेकिन ये हमारा जो IST जो है वो जिगजैग में जाती है, ठीक है। अब बात होता है ये जिगजैग में क्यों जा रही है, सब जो है पैरेलल जा रही है, ये जिगजैग क्यों, तो क्योंकि इसलिए इसको रखा गया है जो कोई भी द्वीप से या कोई भी महाद्वीप को ये टच ना करे, कोई भी द्वीप या महाद्वीप को टच ना करे, इसलिए इसको जो है आयो जो है जिगजैग में रखा गया है। ये जिगजैग है, इसके चलते कोई भी द्वीप इसको टच नहीं कर रही है। अब और एक और चीज आ जाता है, अगर हम जो है इस साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो एक दिन हम आगे हो जाते हैं, और एक पूर्व की ओर जो है जाते हैं, अति पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन हम पीछे हो जाते हैं। मेरे कैलेंडर में एक दिन क्या होता है, पीछे हो जाता है, और जो है पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन आगे हो जाते हैं, तो तिथि में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको।
ये पूछा हुआ था आईएसटी जो है किस सी से गुजरती है, तो आईएसटी देखिए यहाँ पे 180 देशांतर है, यहाँ पे देखिए इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेरिंग सी, ठीक है। अब पूछा था कौन सा दो महाद्वीप के बीच स्थित है आईएसटी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन है, साइबेरिया, और यहाँ पे क्या है, यूएसए का जो है अधीन जो है अलास्का। साइबेरिया जिसको हम कहते हैं और अलास्का के बीच है मेरा जो है आईएसटी है। आईएसटी पूछ देगा ये जो है किसके और बीच है, तो ऊपर में है चुक्सी, चुक्सी सी और बेरिंग सी, चुक्सी सी और बेरिंग सी, ठीक है, चुक्सी सी और बेरिंग सी, ठीक है। और पूछ देगा जगत मनुमध्य कौन है, तो यहाँ पे अलास्का हो जाएगा और साइबेरिया। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल डायरेक्ट लाइन है, इसी तरह से जो है ये आपका जिग जैग में जो है यहाँ इस तरह से ऐसे गया है, फिर इस तरह से इस करके यहाँ पे इस तरह से ऐसे गया है, ये जिग जैग में। तो इसके बारे में समझ गया ना है। अगर जो है इधर जाएगा पूरब की ओर जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे कैलेंडर में एक दिन ऐड हो जाएगा। अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन लॉस हो जाएगा। कहाँ से गुजरती है, तो बेरिंग सी से गुजरती है। ऊपर जो है यहाँ पे देखते हैं ऊपर कौन सा है, चुक्सी सी, मिलाती किसको है, चुक्सी टू बेरिंग। अगर मरुमध्य कह देगा तो अलास्का टू साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उनके संबंधित देशों के साथ सही सुमित है, तो ऑर्डर नीचे जर्मनी और पोलैंड सही है, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को करती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को करती है। 49वां समांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को जोड़ता है, सही है। और मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी को जोड़ता है, यह सही है, ठीक है। अब आता है 17वीं समांतर पूछ देगा, 17वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 17वीं समांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये सब हमारा वर्ल्ड का है। ऑर्डर नीचे जर्मनी पोलैंड, 38वीं जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, ठीक है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को, और मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी को। अगर भारत का पूछ देगा तो रेड क्लिफ किसका है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन पूछ देगा तो किसके बीच है, तो मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच है, ठीक है। शून्य रेखा कह देगा तो भारत और बांग्लादेश के बीच है स्थित है। डुरंड रेखा कह देगा तो डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो इसका क्या होगा, तो 1 2 3 4 सभी कथन इसके सत्य हैं। तो ये आपका जो है दिया हुआ है। फ्रांस में जो देखिएगा यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा है, तो ये है मैगिनॉट लाइन्स है, ठीक है। वही आप देखिएगा यहाँ पे जो है 38वीं जो है आपका यहाँ पे खींचा हुआ है साउथ कोरिया है, और जो है दक्षिण नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है 38वीं समांतर रेखा खींचा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे जब पोलैंड का है ऑर्डर नीचे, जर्मनी और पोलैंड के बीच है ऑर्डर नीचे है। फिर आते हैं 49वीं जो पैरेलल लाइन्स है वो किसके बीच है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा है। चाहते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमित है। कृष्णा नदी जो है किसकी सहायक है, तो कृष्ण जो है कृष्णा नदी इंद्रावती नहीं, इंद्रावती जो है किसका है, गोदावरी का। इंदिरा नदी जो है गोदावरी का जो है गोदावरी का है सहायक नदी है। गोदावरी का पेनगंगा सही है। सिंधु जो है सिंधु नदी की संयुक्त जो है सहायक सही है। यमुना नदी यमुना के सबसे जो है बड़ी सहायक है चंबल, ये भी सही है। तो सबका थोड़ा सा एक सहायक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से, त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम है। अब इसमें कौन कौन सी सहायक नदी है गोदावरी का, देखिए यहाँ पे गोदावरी ऐसे बढ़ती है तो इसमें यहाँ पर आती है पूर्णा और दूधना, पूर्णा और दूधना, पहला इसका सहायक है पूर्णा और दूधना, ठीक है। फिर जब ये आगे बढ़ती है गोदावरी तो नीचे से जो है इसमें मंजरा नदी मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है गोदावरी का दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से मिलने वाली नदी, या फिर पूछ देता है जो है दाएं ओर से मिलने वाली नदी। तो देखिए गंगा नदी जब जो अति गोदावरी नदी जो है अगर बढ़ रही इधर इस साइड बढ़ रही है तो इसका हो गया नीचे होगा क्या हो गया दाया, और ऊपर होगा हो गया बाया। तो अगर ऊपर कह देगा तो समझ जाएंगे, अगर बाया कह देगा तो हम ऊपर वाले पकड़ेंगे। तो चल जाते हैं, ऊपर में कौन सी है, पूर्णा है, दूधना, ठीक है। अगर कह देगा दाएं से मिलने वाली गोदावरी की कौन नदी है तो है मंजरा, और इसी पे कौन सा है तो निजाम सागर इसी पे स्थित है। आते हैं गोदावरी आगे बढ़ता है तो इसका देखिए यहाँ पे वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, ये तीन सहायक नदी, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए इंद्रावती, यहाँ पे है
इंद्रावती, इंद्रावती सहायक नदी मिली। फिर आते हैं बागी मेगा है, यहाँ पे सुएड़ी है और मगरी है, ये सब इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंपॉर्टेंट कभी कभी इंद्रावती के बारे में, वैनगंगा, वर्धा और पेनगंगा के बारे में पूछा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मंजरा के बारे में पूछा जाता है, जो दाईं ओर से मिलने वाली गोदावरी की कौन सहायक नदी है, तो मंजरा इसकी सहायक नदी है। तो अब आते हैं यहाँ पे सिंधु का, सिंधु का उद्गम क्या है, बोखारछू ग्लेशियर से है। इसकी पहली जो सहायक नदी जो है मिल रही है, अब देखिए दायां क्या होगा, इसका ऊपर हो गया, ठीक है। तो संयोग जो है इसकी क्या है, दाएं से मिलने वाली सहायक नदी है। तो पीछे था सिंधु की सहायक नदी कौन, श्योक है। फिर आगे चलते हैं तो आगे और कौन सी नदी मिल रही है इसमें, गिलगिट। फिर काबू से आती है, तो यहाँ पे स्वात और काबू इसकी सहायक नदी है। फिर आते हैं कुर्रम है, तोची है और गुमल। यहाँ पे ध्यान देना है, पहला इसका सहायक नदी दाईं ओर से कौन है, श्योक, उसके बाद कौन, गिलगिट, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, ये इसकी दाएं से मिलने वाली सहायक नदी है। अब आते हैं नीचे से कौन कौन मिल रही है, यहाँ पे देखते हैं झेलम है, चेनाब है, ये सब जाके रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो अब आगे चलते हैं यहाँ पे चंबल का, ये जो है यमुना का देखे थे, यमुना का जो है बंदरपुर से इसका उद्गम है। और यमुना की सबसे बड़ी, हम देखते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चंबल है। चंबल जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। अब फिर पूछेगा चंबल की सहायक नदी कौन है, तो बनास है, ठीक है। चंबल की सहायक नदी बनास है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर आते हैं यमुना में, देखिएगा और कौन कौन सी नदी मिल रही है, तो काली सिंध मिल रही है, पार्वती मिल रही है, काली सिंध और पार्वती। फिर कौन सी मिल रही है, सिंध मिल रही है, बेतवा मिल रही है, फिर जाते हैं केन मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी चंबल है, ठीक है, और चंबल बनास है, ठीक है। फिर आते हैं काली सिंध है, पार्वती है, सिंध है, बेतवा है, दासान और केन है। चलिए आते हैं कृष्णा कब आते हैं, कृष्णा देख लेते हैं। देखिएगा कृष्णा नदी का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मूसी नदी, ठीक है। अब मूसी नदी किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी किनारे बसा हुआ है कौन, हैदराबाद, कौन, हैदराबाद बसा हुआ है। फिर एक और इंपॉर्टेंट आता है भीमा नदी, भीमा नदी किसकी है, तो कृष्णा की सहायक है। मूसी किसकी है, तो कृष्णा की ही सहायक है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कोयना है, वर्णा है, ठीक है, तोसी है, भागवती है, सरस्वती है, मालप्रभा है, ये सब किसकी है, तो कृष्णा की सहायक है। और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर श्रृंखला महाराष्ट्र से है, महाबलेश्वर से है, कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में टीन का उत्पादन करने वाले शीर्ष 2 देश कौन है। सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन विश्व में करने वाला जो है वो चीन और इंडोनेशिया है। और सेकंड स्थान पर अगर पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कौन करता है, तो पेरू और बोलाविया जो है सेकंड स्थान पे करता है। अगर वही पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली में, छत्तीसगढ़ के सिंगरौली में। और कहेगा भारत में जो है टीन का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे, स्टोरेज कहाँ पे है, तो हरियाणा में, ठीक है, स्टोरेज हरियाणा में है। प्रोड्यूसिंग करता है कौन, तो प्रोड्यूसिंग छत्तीसगढ़ करता है। वही विश्व का कह देगा सबसे ज्यादा कौन करता है, तो विश्व में सबसे ज्यादा चीन और इंडोनेशिया करता है। और सेकंड स्थान पर अगर कह देगा तो पेरू और बोलाविया हो जाएगा। तो इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये सब क्षेत्र जो है टीन के उत्पादन करने हुए। यहाँ पे सबसे ज्यादा देख रहे हैं साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन है। ये कटंगा पठार जो देखे थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहां भी टीन का उत्पादन सर्वाधिक होती है। यहाँ पे जियांग देख रहे हैं, चीन जो है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं चीन और इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ का क्या है, टीन का उत्पादन सर्वाधिक है। तो आते हैं रांची का पठार किसका उदाहरण है, तो पठार 5 प्रकार के होते हैं, पठार 5 प्रकार के होते हैं। अब आता है रांची का पठार किसका उदाहरण है, तो रांची जो है किसका है, छोटा नागपुर का, ये है छोटा नागपुर पठार का भाग है। अब आता है छोटा नागपुर पठार जो है किसका है, वास्तविक पेनिप्लेन है कि ऊपर उठा हुआ पेनिप्लेन है कि नीचे धंसा हुआ पेनिप्लेन है कि प्रारंभिक अवस्था हुआ पेनिप्लेन है कि प्रयास नहीं। तो अब आता है ये ऊपर उठा हुआ ये पेनिप्लेन है, जो है ये नदी के द्वारा, नदी के जो है धसाव के द्वारा जो है उठ जो गया है, वो छोटा नागपुर का पठार या रांची का पठार उसका उदाहरण है। अब थोड़ा सा पठार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में जो पठार कौन कौन है, तो मेघालय का पठार, यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, यहीं पे है आपका रांची का पठार भी है, ठीक है। अब आते हैं बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, ये जो है देख रहे हैं आपका जो है दक्कन का पठार जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर आते हैं कौन, ये महाराष्ट्र का पठार है। फिर यहाँ पे देखते हैं
ये जो है कच्छ का पठार है। फिर आते हैं यहाँ पे जो है तेलंगाना और दंडकारण्य का क्षेत्र का पठार, और ये है कर्नाटक का पठार है। तो अब आते हैं थोड़ा सा पठार के बारे में जान लेते हैं। देखिए पठार जो होते हैं 5 प्रकार के, ये अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा है पर्वत पादीय पठार, तीसरा है महाद्वीपीय पठार, चौथा है ज्वालामुखी पठार, और पांचवा है उत्खात और अपर्दित पठार। तो चलाते हैं अंतर पर्वतीय पठार उसे कहते हैं जो पठार है, पठार और चारों तरफ जो क्या है पहाड़ी क्षेत्र हो, उसको हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। एक पठार के चारों तरफ अगर पहाड़ी हो तो उसको हम अंतर पर्वतीय कहेंगे। जैसे तिब्बत का पठार, इसके चारों तरफ पहाड़ है, इधर पीछे हिमालय है, आगे भी आपका जो है पामीर है, ये सब जो है चीन का पहाड़ है, तो ये कैसा हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार, चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। आते हैं पर्वत पादीय पठार किसे कहते हैं, तो एक तरफ से पर्वत हो, ठीक है, इसके चारों तरफ नहीं, एक तरफ से पर्वत हो और दूसरी तरफ से मैदान या समुद्र हो, उसको हम कहेंगे पर्वत पादीय पाद पठार कहेंगे, जिसको हम पीडमोंट प्लेट्यू कहेंगे। जैसे पेंटागोनिया का पठार पीछे पढ़ चुके हैं, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे स्थित है, यह है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में जो है पेंटागोनिया का पठार है। और किसका उदाहरण है, तो पर्वत पादीय पाद पठार का, क्योंकि एक तरफ उसको पहाड़ मिलता है, दूसरी तरफ समुद्र मिलती है। वो कौन है, तो पैसिफिक और इधर अटलांटिक है। चलाते हैं महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, हमारा इंटरनल फोर्स के कारण, ठीक है, इंटरनल फोर्स के कारण जो है जो भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे हमारा ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, बैथोलिथ का निर्माण होता है, तो वो भी एक पठार का निर्माण करता है। ये जो है आंतरिक बल के कारण जो ऊपर उठते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा दक्कन का पठार, ये जो दक्षिण का जो पठार देख रहे हैं, ये कौन सा पठार है, तो यह है महाद्वीपीय पठार है। आपसे क्वेश्चन दे देगा, 4 गो पठार दे देगा, कह देगा कौन सा पठार इसमें से भारत का है जो महाद्वीपीय पठार है, तो दक्कन का पठार महाद्वीपीय है। नदी के द्वारा जो है धसाव का कारण कौन है, तो छोटा नागपुर का पठार जो है नदियों के द्वारा है। आते हैं ज्वालामुखी पठार कौन है, तो वोल्केनिक प्लेट्यू, जो निर्माण लंबे समय तक ज्वालामुखी के निकलने लावा के जमने से होता है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है कोलंबिया का, कोलंबिया का पठार कैसा है, ज्वालामुखी पठार है। अब देखते हैं उत्खित और अपर्दित पठार। उत्खित और अपर्दित पठार देखिए, नदी हवा और पानी के कटाव के कारण इनका रूप बदल जाता है, जैसे भारत का छोटा नागपुर का पठार और कोलरेडो का पठार। ये छोटा नागपुर और जिसको हम रांची का पठार कहते हैं, वो किसके द्वारा है, तो नदी हवा और पानी के कटाव के अपर्दन के कारण जो हुआ है वो हुआ है। चलो आते हैं थर्मल पावर प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो देखिए तालचेर, तालचेर कहाँ पे है, तालचेर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये है ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में है। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश, सही है, ठीक है, करीब जो है 3000 प्लस जो है मेगावाट का बना हुआ है। थिरोडा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे, थिरोडा थर्मल पावर जो है ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। एनटीपीसी जो दादरी है ये कहाँ पे है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, ये है उत्तर प्रदेश में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा शासन, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ध्यान देना है, शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है। शासन जो है देखिए यहाँ पे कहाँ, मध्य प्रदेश में है। मुंद्रा कहाँ पे है, गुजरात में है। मुंबई में जो है देखिए मुंबई गिरी, और हम देखे थे महाराष्ट्र में और कौन सा था, थिरोडा, थिरोडा भी जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर आते हैं तादरी जो है देखिए यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं कृष्णापट्टनम, चेन्नई, चेय्यूर और त्रिवेंद्रम यहाँ पे दिया हुआ है। अकलतरा, सुंदरगढ़, तिगैया, ठीक है, कोलकाता में यहाँ पे है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए नरोरा, उत्तर प्रदेश का नरोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। नरोरा कहाँ पे है, तो यूपी में है। और ये कैसा है, तो परमाणु ऊर्जा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में है। अब आगे चलते हैं माही और रावत भाटा। माही और रावत भाटा कहाँ, राजस्थान में, और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, माही और रावत भाटा है, ठीक है। चलिए आते हैं मध्य प्रदेश का, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ देखिए भीमपुर जो है और चुटका, भीमपुर और चुटका जो है ये मध्य प्रदेश का है। गुजरात में कौन सा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो काकरापारा, काकरापारा पूछ देगा तो ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। महाराष्ट्र में पूछ देगा, महाराष्ट्र में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो तारापुर जो थाने में है, तारापुर थाने में, और जैतपुर ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कर्नाटक में पूछ देगा कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो केगा, ठीक है, कर्नाटक में केगा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में कौन है, तो कोबाडा है। तमिलनाडु में कौन है, तो कलपक्कम, तमिलनाडु में कलपक्कम है। चलिए आगे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, यहाँ पे दे रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद,
राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकीनाडा से पुदुचेरी। तो हम देखते हैं ये जलमार्ग फर्स्ट जो है हल्दिया से जो धुबरी है ये है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है ये सदिया से धुबरी जो है ये 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम ये है 205 किलोमीटर। कितना है? 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 4 जो है काकीनाडा से पुदुचेरी है ये है 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर। अब आता है जो नेशनल वाटरवेज जो है 5 जो है उसका कितना है, तो वो जो है आपको जो है पड़ जाता है 900 जो है 693 के अप्रोक्स में है। तो चलिए आप देख लेते हैं थोड़ा सा मैप में। देखिए इलाहाबाद से जा रहा है यहाँ पे, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया जो है इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा लंबाई यही है, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट है, इलाहाबाद से कहाँ जा रही है? हल्दिया। अब आता है नेशनल वाटरवेज 2, यहाँ पे देखिएगा सदिया, सदिया कहाँ पे है? ये जो है यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश कहा जाए असम में, और सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी जा रही है नेशनल वाटरवेज 2 और ये है 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। अब आता है नेशनल वाटरवेज 3, नेशनल वाटरवेज 3 कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, केरल से कोट्टम जिसको कहते हैं, ये है 205 किलोमीटर, 205 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज 4 देखिए काकीनाडा से पुदुचेरी, काकीनाडा से पुदुचेरी ये कितना है? तो ये है आपको 1095 किलोमीटर, 1095 किलोमीटर। अब आते हैं नेशनल वाटरवेज 5, यहाँ पे देखिएगा ये कितना है? ये है 693 किलोमीटर, 693 किलोमीटर है, ये याद रखना है 693 किलोमीटर है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जल संसाधन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो भारत में जल संसाधन में कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो हमको वाटर जो प्राप्त होती है वो सबसे ज्यादा वाटर प्राप्त होती है वर्षा के जल से, और कहा जाता है 4000 बिलियन क्यूबिक जो मीटर जो होती है हमको वर्षा जल से प्राप्त होती है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वर्षा जल से प्राप्त होता है, जिसमें हमको कहते हैं 1123 जो है बिलियन क्यूबिक मीटर जो है हम वो जो है वर्षा जल का पानी यूज कर पाते हैं। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा जल से प्राप्त होता है, जिसमें हम 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर ही जो है उसका यूज कर पाते हैं, क्योंकि और जो है रेस्ट हम वो क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं, उसको हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, जिसके चलते वो बर्बाद हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य, सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला राज्य, सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य और सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य। यहाँ पे देखिए सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य पे चल जाएंगे तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। मात्र कहा जाए 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 आदमी रहते हैं। यहाँ पे कितना? 17 आदमी रहते हैं। आते हैं सबसे ज्यादा शहरीकृत, मतलब परसेंटेज का अगर कह देगा सबसे ज्यादा जो है टाउन में रहने वाले कहाँ पे हैं? तो सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य होगा वो हो जाएगा गोवा। और सबसे ज्यादा रहने वाला परसेंटेज कह देगा तो गोवा, 62% जो है आदमी जो है गोवा के वो शहर में रहते हैं। अब कहा जाता है आदमी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा शहरी आबादी, तो सबसे ज्यादा शहरी आबादी है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब आता है सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जो राज्य है अपना बिहार है। इसमें 1 किलोमीटर एरिया में कितना है? 1100। कितना है? 1100। अब जो है बढ़ गया है, ये आपका दिया हुआ है सारा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे दिया हुआ है नगरीय क्षेत्र जो है कौन है? गोवा है। और वही घनी आबादी वाला कौन है? महाराष्ट्र है। अरुणाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे देखिए आबादी कितना है? 22.9 है। अगर कह देगा तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितना है? मात्र 17 है। 1 किलोमीटर मात्र 17 जो 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। वही बिहार में देखिए कितना है? 1106। बिहार में 1106 है। और अगर वही केंद्र शासित प्रदेश का कह देगा तो केंद्र शासित में सर्वाधिक जो है जनघनत्व होगा कौन है? तो दिल्ली है, 11,320। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 और बिहार में सर्वाधिक 1106। और सेकेंड स्थान पे कह देगा जो राज्य में कह देगा तो आ जाएगा पश्चिम बंगाल। कौन आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। सबसे कम जनघनत्व होगा केंद्र शासित अगर कह देगा तो दादर नगर होगी, मात्र 700 है। और वही केंद्र शासित में अगर सर्वाधिक कह देगा तो दिल्ली पे चल जाएगा। आते हैं निम्नलिखित योग में कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है? शेषाचलम तमिलनाडु, सिमलीपाल ओडिशा, मानस असम और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो शेषाचलम है तमिलनाडु ना हो कि ये होगा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सिमलीपाल ओडिशा सही है, मानस असम में सही है, दिहांग और दिवांग अरुणाचल प्रदेश ये सही है। तो यहाँ पे आपका जो है सारा दिया हुआ है। भारत का सबसे जो है ये जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पे दिया है। अचानकमार और जो है कहाँ पे है, तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। सुंदरवन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका देखिए यहाँ पे जो है डिब्रू सोखेवा जो है, दिहांग देवांग जो है यहीं पे स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखिएगा यहाँ पे शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु में यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे मन्नार की खाड़ी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर कहेगा जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे प्रथम किस बायो रिजर्व को रखा गया था, तो नीलगिरी पहला जो है बायो रिजर्व था जिसे शामिल किया गया था। तो और देखिए कच्छ गुजरात में कौन है, कच्छ है, ये भी बायो रिजर्व में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना ये भी बायो रिजर्व में। तो टोटल 18 जो है वो बायो रिजर्व में शामिल किया गया है। कोल डेजर्ट यहाँ पे है, नंदा देवी उत्तराखंड। चलते हैं अमेरिका का ग्रेट रिएक्स। अब आता है ग्रेट रिएक्स किसे कहते हैं, तो ग्रेट रिएक्स में जो है 5 आता है। ठीक है, अब आता है इसको दे देता है कभी कभी एग्जाम में जो है पश्चिम से पूर्व सजाइए, पूर्व से पश्चिम सजाइए। तो यहाँ पे दे रहा है पूर्व से पश्चिम इसको सजाना है। तो पूर्व से पश्चिम अब जानेंगे तो पहले जो है ये पांचों जो है रिएक्स जो है कौन कौन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओंटेरियो। ठीक है, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरॉन और मिशिगन। अब तो यहाँ पे 4 ही है, बात हो रहा है 5 का। ग्रेट रिएक्स में 5 होता है, तो 5वां कौन है, तो 5वां है सुपीरियर। यह है सुपीरियर है। अब आता है विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है, तो सुपीरियर है। अब आते हैं सतह से कम जो है कौन है, तो जो है ओंटेरियो है। अब आता है ईरी के बारे में जानते हैं, तो ईरी में जो है नियाग्रा फॉल्स और नियाग्रा नदी जो है ईरी में मिलती है। ठीक है, अब आता है मिशिगन के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए जितना भी हम देख रहे हैं पांचों चीज, सुपीरियर, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरॉन और मिशिगन, ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। अब पूछेगा जो सिर्फ पूर्णतः अमेरिका में कौन स्थित है, तो पूर्णतः अमेरिका में है मिशिगन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन तैयार होता है। जो पांचों में पूछे, पांचों में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है, तो सुपीरियर है। फिर पूछेगा कौन जो है इसमें झील है जो नियाग्रा फॉल्स का निर्माण करती है, ये नियाग्रा है इस पे है, तो वो है ईरी पे। ठीक है, फिर पूछेगा जो है सबसे कम गहराई हुआ कौन है, मतलब सतह से कम कौन है, तो ओंटेरियो है। और पूछेगा जो है आपका पूर्णतः अमेरिका में कौन स्थित है, तो मिशिगन पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। तो इसको थोड़ा सा एक बार मैप में देख लीजिए। देखिए ये हमारा जो है उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में देख लीजिए यहीं पे स्थित है आपका सुपीरियर झील, यहाँ पे है, मिशिगन है। ठीक है, ह्यूरॉन है, ईरी है और ओंटेरियो है। तो यही जो है आपको जो है पांचों रिएक्स को कहा जाता है, ग्रेट रिएक्स कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा एक और पूछा जाता है यहाँ पे अथावास्का झील के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ग्रेट स्लेव और ग्रेट पियर ये सब कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अमेरिका का है। चलिए थोड़ा सा इसको देखें प्रॉपर। ये देखिए सुपीरियर झील। ठीक है, फिर यह है मिशिगन झील। ठीक है, फिर आते हैं, अभी बताए थे मिशिगन झील क्या है, यहाँ पे जो है अमेरिका और कनाडा है। ठीक है, ये ऊपर जो है कनाडा है और नीचे यूएसए है। तो यूएसए में पूर्णतः कौन है, तो मिशिगन जो है झील जो है पूर्णतः यूएसए में है। ईरी झील देखिए, इसी ईरी झील पे क्या है, नियाग्रा फॉल्स और नियाग्रा नदी इसमें मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे है ओंटेरियो झील है और ये है ह्यूरॉन झील से। चलाते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व सही है। भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। अभी जस्ट बताए थे सतपुड़ा का जो है पश्चिम जो है उसको राजपीपला कहते हैं, बीच भाग को महादेव कहते हैं और पूर्वोत्तर को क्या कहते हैं, उसको मेकाल कहते हैं। ठीक है, सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। तो अब ये बात हो रहा है प्रायद्वीप का सबसे उत्तरी सीमा सतपुड़ा है, नहीं, ये कौन है, अरावली। अरावली जो है ये आपका जो है कहा जाए तो प्रायद्वीपीय की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है, सतपुड़ा नहीं बनाती है। विंध्य पर्वतमाला जो है सतपुड़ा पर्वतमाला से अधिक लंबी है, सही है, विंध्य पर्वतमाला जो है सतपुड़ा से लंबी है। तो इसका क्या हो जाएगा कथन गलत, तो सतपुड़ा जो है प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा नहीं अरावली बनाती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा यह सतपुड़ा श्रेणी है, बीच वाले को महादेव श्रेणी और जो है पूर्व में कौन है, मेकाल श्रेणी, और यही जो है इस श्रेणी को कहा गया राजपीपला श्रेणी। अब आते हैं विंध्य श्रेणी जो कहा जाए तो ये बिहार तक फैला हुआ है, लंबा है, और कहा जाता है ये गुजरात तक फैला हुआ है। तो विंध्य श्रेणी क्या है, सतपुड़ा से लंबा है। ठीक है, ये अरावली श्रेणी देखिएगा जो कहा जाए दक्षिण भारत की सबसे उत्तर में कौन है, तो अरावली श्रेणी है।
तो ये हो जाएगा अरावली श्रेणी होगा। आते हैं गिरी पहाड़ी कहाँ है, तो गुजरात में है। मांडव पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी सब गुजरात में है, ठीक है। महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बाबा बुदन, ये सब कहाँ पे, ये देखिए महाबलेश्वर, ये सब कहाँ, महाराष्ट्र में। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है, यह है कर्नाटक में है। फिर आगे चलते हैं, राजमहल कहाँ पे है, तो ये बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित है। चलिए आपका सब। और यहाँ पे कभी कभी आ जाता है पूर्वोत्तर का जो है, ये पूर्वी घाट का पहाड़ी को क्रम में सजाइए। तो देखिए यहाँ पे आता है जवादी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी और पंचमढ़ी की पहाड़ी, ठीक है, और पालकोंडा की पहाड़ी। तो ये आपको दे देगा, 4 गो पहाड़ी दे देगा और कहेगा जिसको जो है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर को सजाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पाते हैं। निम्न किस जगह पर साल में 2 बार दोपहर के समय सूर्य सीधे सिर के ऊपर नहीं दिखाई देती है। तो हम अभी जस्ट पढ़े थे जो, अच्छा भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आता है जो कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, तो हम जानते हैं 23 डिग्री जो है 30 मिनट पे गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। अब आता है 23 डिग्री, 23 मिनट 30 डिग्री, इसके ऊपर जो भी होगा वहां पे जो है 2 बार जो है दोपहर के समय जो सूर्य सीधे सिर के ऊपर नहीं दिखाई देगी, और जो नीचे होगा वहां पे हमको जो है सूर्य दोपहर में 2 बार दिखाई देगी। तो ये जो सागर जो है, ये जो सागर मध्य प्रदेश है, वो है 23 डिग्री 50 मिनट पे स्थित है। 23 डिग्री 50 मिनट पे स्थित है, जिसके चलते जो है हमको जो है सूर्य सीधे सिर के ऊपर नहीं दिखाई देती है। अब आता रांची हो, जबलपुर हो, गांधीनगर, ये जो है 23 डिग्री 21 है, 23 डिग्री 13 है और 23 डिग्री 10 है। तो ये क्या है, सब जो हमारा जो कर्क रेखा है उसके नीचे स्थित है। रांची, जबलपुर, गांधीनगर जो कर्क रेखा के नीचे स्थित है, जिसके चलते हमको साल में 2 बार दिखाई देती है। लेकिन जो ये सागर जो है 23 डिग्री 50 पे स्थित है, जिसके चलते हमको साल में 2 बार नहीं दिखाई देती है। तो आज आपका जो है 26 to 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया फुल जो है डिस्कशन के साथ। नेक्स्ट हम वो चलेंगे 50 to 100 चलेंगे पूरी तरह से, और पूरा ज्योग्राफी सेक्शनल वाइज और पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।